Hello students, my name is हरीश कुमार गुप्ता, मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज के सेशन में हम लोग आईओक्यूएम के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो प्रीवियस कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सब क्वेश्चंस डील करते हैं, देखते हैं उनको ना किस टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 1/((2011) प्लस ((2011) square minus 1 equals to ((m minus n), where m and n are positive integers, what is the value of m plus n? ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीआरएमओ 2012 में पूछा हुआ है। आप लोग सोल्व करेंगे इसको एक बार, अभी इसका डिस्कशन करते हैं। फिर देख इसका सॉल्यूशन। आपको गिवन था 1/((2011) प्लस ((2011) स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू दी हुई है किसकी इक्वल, ((m माइनस n) के। सही है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m प्लस n की। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूं इसके लिए, यहाँ पे ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है रूट के अंदर, इसको a प्लस बी a माइनस बी में ब्रेक कर लेता हूं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 2010 इंटू 2012। सही है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद यहां से एक चीज देखते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन आता है, इसमें से भी 2 कॉमन आता है, तो दोनों से अगर 2 को बाहर कर देंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 2, और आपके पास यहां बन जाएगा ((2011) प्लस 2 यहां से बचेगा आपके पास 1005, और यहां से बचेगा 1006। अब अगर एक चीज देखें यहाँ पे, तो ये जो फॉर्म है ना वो किस टाइप का फॉर्म बन गया, अंडर रूट के अंदर 1005 प्लस 1006 प्लस 2 √1005 इंटू 1006। कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/((1006) प्लस ((1005). सही है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट के अंदर है वो इसका स्क्वायर बन गया, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ((1006) माइनस ((1005) से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी बन के 1 आ जाएगा, एंड फाइनल इसका जो आंसर है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ((1006) माइनस ((1005). सही है। अब आपसे पूछा था यहाँ पे कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, तो देखो m का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर कंपैरिजन करें इसका तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1006, एंड n की वैल्यू क्या आ गई, 1005। तो इनका सम जो है m प्लस 1 वो कितना आ जाएगा, 2011। तो 2011 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, लेट sm denotes the sum of the digits of a positive integer m। कहने का मतलब ये हुआ कि sm जो है ना वो किसको शो करता है, कोई नंबर m जो होगा उसके डिजिट सम को, m का डिजिट सम, इसको कौन शो करता है, sm। लेट n बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट sn, मतलब कोई नंबर n जो है उसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 2017, और वो जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है।
तो आपको बताना है S5n प्लस 2017 मतलब 5 इंटू एन प्लस 2017 जो नंबर आएगा उसका डिजिट सम क्या होगा। चलो ट्राई कीजिए आप लोग, फटाफट से पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसका डिस्कशन करते हैं बाद में, करो फटाफट से सभी। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हो। एक चीज देखो, आपको गिवन है एस एन इक्वल्स टू 2017 और n जो है वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। अगर n स्मॉलेस्ट नंबर है इसका मतलब n के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कम से कम होनी चाहिए, और वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उन सभी का सम कितना आना चाहिए 2017। n जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, नंबर स्मॉलेस्ट कब होगा जब उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट मिनिमम हो जाएगी, और उन डिजिट का सम कितना आना चाहिए आपके पास 2017। तो डिजिट को मिनिमम करने के लिए आप क्या करेंगे, उन डिजिट्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो आप क्या करते हैं इस कंडीशन में, कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डिजिट्स जो है ना वो 9 हो। मैक्सिमम डिजिट कैसी हो, 9 हो। अगर आप इस नंबर को देखें तो इसको अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं ना, तो 9 से डिवाइड करने पे ये नंबर डिवाइड होता है करीब 2, 9 2 जा 18, फिर 2 21 बनेगा और 2 और 4, मतलब 2017 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो 224 इंटू 9 प्लस 1। कहने का मतलब अगर आप सारे डिजिट्स को 9 रखो ना तब भी केवल 224 डिजिट्स 9 कर सकते हो, एक तो फिर भी बचेगा। तो फिर आपको वो एक लास्ट डिजिट जो है वो क्या रखनी पड़ेगी 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर n होगा ना वह किस टाइप का नंबर होगा आपका 1 9 9 9 9। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ये जो 9 है ये कितने टाइम्स आएगा 224 टाइम्स। तो ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका डिजिट सम कितना आता है 2017। अब आपको डिजिट सम चाहिए, लेकिन किसका चाहिए 5n प्लस 2017 का। तो अब आपको वैल्यू चाहिए 5n प्लस 2017 की। तो पहले 5n की वैल्यू निकालते हैं कि 5n कितना होगा। इसको थोड़ा सा आसान करते हैं हम क्या करते हैं 5 तो चलने दो, ये 1 देखो आप अगर 19 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 20 माइनस 1 ना। अगर 199 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 200 माइनस 1। अगर 1999 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो 2000 माइनस 1। तो यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे कि इस नंबर को हमें ना ऐसा लिख पाएंगे 2000 माइनस 1, और ये जीरो कितने टाइम्स होगा यहां से देख सकते हो जितने टाइम्स 9 आ रहा है उतने टाइम्स जीरो आ रहा है। तो 224 टाइम्स 5n प्लस 2017 प्लस 2017 ऐसा कोई नंबर है। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 2 की पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 224, ये जो नंबर है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा इस टाइप से बन जाएगा -5 प्लस 2017। अब अगर आप इस नंबर को सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों तो मिलके कितना दे देंगे 2012। तो ये नंबर फाइनली क्या बन जाएगा 1000 ऐसे करके फिर 2012 लास्ट में आ जाएगा। तो 5n प्लस 27 जो है वो नंबर कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। अब आपको इसका अगर डिजिट सम चाहिए ना तो s 5n प्लस 2017 वह कितना जाएगा 1 प्लस 2 प्लस देखो 1 2 1 2 दैट मीन्स 6। तो यहाँ पे sn प्लस S5n प्लस 2017 जो दिया हुआ है इस नंबर का डिजिट सम कितना हो जाएगा 6, जहां पे n क्या है एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिसका डिजिट सम 2017 आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अकबर एंड बीरबल टुगेदर हैव n मार्बल्स वेयर n इज ग्रेटर देन 0।
अकबर सेज टू बीरबल, अकबर बीरबल को बोलता है, क्या बोलता है, इफ आई गिव यू सम मार्बल्स देन यू विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज मार्बल्स एज आई विल हैव। अगर मैं आपको कुछ मार्बल्स दे देता हूं तो आपके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो कितने होंगे, जितने मेरे पास बचे हैं उसका डबल। सेकंड केस में बीरबल अकबर को बोलता है कि भाई इफ आई गिव यू सम मार्बल्स, अगर मैं तुम्हें कुछ मार्बल देता हूं तो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, जितने मेरे पास है उसका थ्राइस, उसका 3 टाइम्स। तो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट्स, है ना। एन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो ट्राई करो एक बार, ये टीआरएम और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए इसको। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अकबर एंड बीरबल टुगेदर हैव एन मार्बल्स, अकबर और बीरबल दोनों के पास मिला के एन मार्बल्स है। मान लीजिए आप अकबर के पास एक्स मार्बल है और बीरबल के पास कितने मार्बल्स हैं, वाई। फर्स्ट केस में क्या होता है, अकबर बीरबल को बोलता है, अकबर जो है वो बीरबल को बोलता है कि भाई अगर मैं तुम्हें कुछ मार्बल्स दे दूं, सपोज ये टी मार्बल्स बीरबल को दे देता है, तो इसके पास कितने बचेंगे, एक्स माइनस टी, और बीरबल के पास कितने हो जाएंगे, वाई प्लस टी। तो ये बोलता है कि अगर मैं कुछ मार्बल तुम्हें देता हूं देन यू विल हैव ट्वाइस एज मेनी मार्बल्स एज आई विल हैव, तो तुम्हारे पास उतने मार्बल हो जाएंगे जितने मेरे पास हैं उसके डबल। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ही आ गई। अच्छा अगर सेकंड केस बनाएं, अगर हम सेकंड केस में बीरबल अकबर को बोलता है, तो अगर मैं तुम्हें कुछ मार्बल्स दे देता हूं, अगर मान लीजिए बीरबल जो है वह अकबर को एम मार्बल्स दे देता है, तो बीरबल के पास कितने रह जाएंगे, y माइनस एम, और बीरबल के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस एम। अब इस कंडीशन में बीरबल के पास जो बचेंगे वह इसके कितने होंगे, या इसके पास जो हो जाएंगे वह इसके कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स। अगर बीरबल अकबर को एम मार्बल्स देता है तो बीरबल के पास जितने बचे उसके 3 टाइम्स किसके पास हो जाएंगे, अकबर के पास। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन से जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इन्फॉर्मेशन से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ मार्बल्स टोटल कितने वो चाहिए आपको। नंबर ऑफ मार्बल्स एन जो है वो किसकी इक्वल है, एक्स प्लस वाई की इक्वल है। कुल मिला के आपको एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां से आपके पास हो गया 2x माइनस 2t इक्वल्स टू वाई प्लस टी। इस t को भी तो भेज देता हूं मैं, तो 2x माइनस 3t बराबर y। दोनों साइड पे क्या करते हैं, x ऐड कर देते हैं इस कंडीशन में। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस टी बराबर x प्लस वाई, और x प्लस वाई किसके इक्वल था, n के। तो यहाँ से x माइनस टी कितना हो जाएगा, n/3। सही है। ऐसे अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3y माइनस 3m इक्वल्स टू x प्लस m। इसको इधर लेके आओ तो 3y माइनस 4m इक्वल्स टू x। दोनों साइड पे y ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना जाएगा, 4y माइनस 4m इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो y माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई, n/4। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, x और y क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, जो कि कुछ इंटीजर वैल्यूज हो गई, पॉजिटिव इंटीजर। उसमें से कुछ मार्बल्स इधर उधर दिए गए हैं, मतलब t और m जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो वैल्यू जो आपको मिलने वाली है वो इंटीजर मिलने वाली है। इधर ये भी कैसी वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। अब अगर ये दोनों वैल्यू इंटीजर है तो इन दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग n किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर दोनों को मैं कंबाइन करके देखूं तो n जो है वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए। कहने का मतलब n 12 का मल्टीपल होना चाहिए, और आपको n की लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो n की लिस्ट वैल्यू इस कंडीशन में क्या आ जाएगी, 12। 12 का लिस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां से जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12।
क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स n बिटवीन 1 and 2010 बोथ इंक्लूसिव इज एट n अपॉन 4 times 9 minus n इज n इंटीजर। देखिए सॉल्व कीजिए आप लोग सभी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 8n अपॉन 4 times 9 minus n जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। आप इसको किसी इंटीजर k के इक्वल मान लीजिए, ठीक है। और आपको ये गिवन है कि n की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 1 से 2014 तक, जहां पे 1 and 2014 भी कैसा है, इंक्लूडेड है। क्लियर है बात। अब आपको n की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है जिसको पुट करने पे, n की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है जिसको पुट करने पे ये नंबर जो है वो आपको एक इंटीजर मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको n की वैल्यू चाहिए ना, कि n की ऐसी कितनी वैल्यू जिसको पुट करने पे आपको एक इंटीजर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इस n को जो है ना वो k की फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि आपको n का इंटरवल पता है, आपको पता है कि n कहां से कहां तक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 8n इक्वल्स टू 4 times 9k माइनस nk, तो n कॉमन लेने पे कितना आ गया, 8 प्लस k। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, डिवाइड बाई 8 प्लस k। ये जो है कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 से 2014 तक। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर k की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहला पार्ट कि 1 जो है ना वो इससे कम है, डिवाइड बाई 8 प्लस k माइनस 1। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, 8k इज ग्रेटर देन 8। तो k की वैल्यू 8 अपॉन एक रिजल्ट तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 अपॉन 999 8। सेकेंड वाला सेगमेंट सोल्व कर देगा तो यहाँ से मिलेगा 4 times 9k डिवाइड बाई k प्लस 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2014। अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो क्या मिलेगा आपको, माइनस 2014k एट को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से कितना जाएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना जाएगा यहाँ से, 5 8 9 7 k 16112। तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 16112 डिवाइड बाई 7985। अब आपके पास दो रिजल्ट आ चुके हैं, दोनों के बीच में क्या लगेगा, एंड लगेगा। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दोनों को कंबाइन कर दो अगर आप यहाँ से, तो आपके पास k की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, 8 अपॉन 999 से 16112 अपॉन 7985। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि k की वैल्यू जो है या तो 1 होगी या 2 होगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है और ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। तो अगर ये वैल्यू k की या 1 है या 2 है तो अब हम k की वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ से n की वैल्यूज निकाल सकते हैं, सही है। अगर यहाँ से k की वैल्यू को 1 रखें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ पे अगर k की वैल्यू को 2 रखें तो ये तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर मिलेगी नहीं आपको यहाँ से,
तो n की केवल एकमात्र वैल्यू पॉसिबल है जो कितनी होगी 4 टाइम्स 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are such that a plus b equals to a upon b plus b upon a. What is the value of a square plus b square? What is the value of a square plus b square? चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। देख इसका सॉल्यूशन आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू a अपॉन बी प्लस बी अपॉन a, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए a और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अच्छा गिवन है आपको कि a एंड b जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। वो कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा b माइनस 1, और इन दोनों में से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा a माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन पे आके हमें ये पता है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a स्क्वायर तो कभी 0 नहीं हो सकता, b स्क्वायर भी कभी 0 नहीं हो सकता। फिर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब होगा? जब b माइनस 1 भी क्या हो जाए 0 और a माइनस 1 भी क्या हो जाए 0। अगर आप सोचिए a माइनस 1 0 नहीं हुआ या केवल एक b माइनस 1 ही 0 हुआ तो फिर उस कंडीशन में ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये पूरा सम 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ये सम आपको 0 लेके आना है तो आपको b माइनस 1 और a माइनस 1 दोनों को क्या करना होगा 0 करना होगा। तो यहाँ से b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। सही है। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2015 वेयर बोथ x एंड y आर इंटीजर्स। चलिए इसको सॉल्व कीजिए एक बार। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इक्वेशन गिवन है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2015 वेयर x एंड y बोथ आर इंटीजर्स। x एंड y आर इंटीजर्स। चलो अब एक बात देखिए, x भी इंटीजर है y भी इंटीजर है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि x भी इवन इंटीजर हो और y भी इवन इंटीजर हो, और इन इवन नंबर्स का सम करोगे तो ये भी क्या मिलना चाहिए था इवन, जबकि ये तो ओड है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है साहब कि दोनों ओड हो जाए। अगर ये ओड स्क्वायर प्लस ओड स्क्वायर हो जाएगा तो ओड स्क्वायर तो ओड होता है, ओड प्लस ओड क्या मिलेगा आपको इवन नंबर मिलेगा, जबकि इधर गिवन क्या है आरएचएस में एक ओड नंबर गिवन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि एक नंबर तो ओड होगा और एक नंबर कैसा होगा आपके पास इवन होगा। तो आप मान लीजिए कि x एक इवन नंबर है तो वो 2 के फॉर्म में हो जाएगा, और y जो है वो एक सॉरी x को मैंने इवन नंबर ले लिया, y को मैं एक ओड नंबर ले लेता हूं। अगर y एक ओड नंबर है तो 2n प्लस 1 फॉर्म का ले लूं इसको। इनका सम कितना आना चाहिए 2015। अब ये कितना बन गया 4k स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 2015। सही है। अच्छा अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लूं तो 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू 2015। अब अगर आप LHS एंड RHS दोनों को देखें ध्यान से तो ये जो नंबर है ना वो 4 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप का नंबर है। 4 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 1, तो ये 4 मल्टीपल प्लस 1 टाइप का नंबर है, जबकि ये नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप का नंबर है। तो आप इसमें k और n की कुछ भी वैल्यू रख दो,
ये कभी भी 4 मल्टीपल +3 नहीं बन सकता। जब ये नहीं बन सकता, इसका मतलब के की और एन की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? 0। यहाँ पूछा है ना आपसे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, the digits of a positive integer n are 4 consecutive integers in decreasing order when read from left to right. What is the sum of possible remainders when n is divided by 37? चलो सॉल्व करो इसको, ट्राई कर लीजिए एक बार आप लोग इसको। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे गिवन है द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n आर 4 consecutive integers इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n, एक नंबर है कोई पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इसकी जो डिजिट्स है ना वो 4 डिजिट्स है और चारों कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स है, मतलब एक के बाद एक कम होती और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो। कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इसकी पहली डिजिट a+3, दूसरी a+2, तीसरी a+1 और लास्ट डिजिट क्या होगी? a, ये इस फॉर्म का कोई नंबर है। इसको जब आप लेफ्ट से राइट रीड करते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चारों डिजिट्स है इसकी। आपको बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 37। जब इस नंबर को 37 से डिवाइड किया जाता है, जब इस नंबर n को 37 से डिवाइड किया जाता है तो जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं उनका सम क्या होगा, ये आपको चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए इस नंबर को हम थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। जब आप इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10⁻⁴, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, सही है, प्लस a+2 इंटू 100 प्लस a+1 इंटू 10 प्लस a, यहां से कितना आ जाएगा? 1000 a प्लस 3000 प्लस 100 a प्लस 200 प्लस 10 a प्लस 10 प्लस a। सही है, अगर आप बात करें a वाली टर्म्स की तो आपको मिल जाएगा, इन जब चारों टर्म्स को ऐड करोगे तो 4 × 1a प्लस 3210। सही है, अब आपको बोला गया है कि अगर आप इस नंबर को 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हमें एक चीज पता है ना कि 37 × 3 कितना होता है? 111 होता है। तो यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो 1110 a प्लस 3210, और जब आप 3210 को 37 से डिवाइड करते हैं तो ये भी रिमाइंडर जो होता है वो 28 देता है ना। तो यहाँ से आपको मिलता है 37 मल्टीपल प्लस 28 प्लस a। अब रही बात रिमाइंडर की, तो जब आप इसको 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? 28 प्लस a, ये रिमाइंडर है आपके पास। अब ये रिमाइंडर डिपेंड करता है किसके ऊपर? a के ऊपर। अगर a जो था वो यहां से अगर चेक करें तो a की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है? मैक्सिमम। मिनिमम तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो? 0 से स्टार्ट कर सकते हो क्या? बोलो। आर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर व्हेन, है ना। तो देखिए a की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। अगर आप 6 पे रख दोगे ना तो 6 7 8 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 6 से ज्यादा चलोगे, 7 रखोगे इसकी वैल्यू को, तो 7 8 9 10 10 तो कोई डिजिट होती नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो a की वैल्यू है ना वो कहां से कहां तक है?
0 से 6 तक। तो हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34। आपको क्या चाहिए था, इन सभी पॉसिबल रिमाइंडर्स का सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन सभी का सम कर देते हैं। तो देख लीजिए, इसका सम कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, जस्ट ऐसे देख लो, ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, 60 और 30 90, तो इनका सम हो गया। उसके अलावा 60 सम इसका हो जाएगा, 90 प्लस 60, और वहां से कितना गया वो 67। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 217। 217 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B, C, D are integers such that AD plus BC divides each of A, B, C and D. Prove that AD plus BC equals to plus minus 1. चलो ट्राई करो एक बार, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करते हैं इसको। आपको बोला गया कि ABCD 4 इंटीजर्स हैं जो कि AD plus BC ABCD are integers such that AD plus BC divides each of ABCD। मतलब ये जो AD plus BC है, ये जो AD plus BC है, ये किसको डिवाइड करता है, A को भी डिवाइड करता है, B को भी डिवाइड करता है, C को भी डिवाइड करता है, D को भी डिवाइड करता है। कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि A जो है वो इसका मल्टीपल है। मैं लिख देता हूँ AD plus BC का P टाइम्स है, B भी इसका मल्टीपल है, तो ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको Q मान लेता हूँ यहाँ पे, सपोज Q टाइम्स डिवाइड करता है। C जो है वो भी AD प्लस BC का मल्टीपल है, ये R टाइम्स डिवाइड करता है, और D जो है वो भी AD प्लस BC का मल्टीपल है, ये सपोज इसको S टाइम डिवाइड करता है। क्लियर है बात? अब आपको प्रूफ करना है कि जो AD प्लस BC की वैल्यू है वो कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। अच्छा देखिए, अगर मैं यहां से AD प्लस BC की वैल्यू निकालूं, तो देखो AD प्लस BC मुझे क्या मिलना चाहिए, PS, क्योंकि मुझे AD प्लस BC की वैल्यू तो चाहिए, तो मैं AD प्लस BC निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा और PS कॉमन आ जाएगा, तो PS इंटू AD प्लस BC स्क्वायर, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो QR इंटू AD प्लस BC स्क्वायर, तो AD प्लस BC इक्वल्स टू AD प्लस BC स्क्वायर इंटू PS प्लस QR। सही है क्या? अच्छा, ये इससे वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया, AD प्लस BC इंटू PS प्लस QR इक्वल्स टू 1। अब एक चीज देखिए, ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है, या तो दोनों +1 हो जाए, या ये दोनों क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं आपसे AD प्लस BC की, तो AD प्लस BC की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, +-1। तो जो हमें प्रूफ करना था, हमें यही चाहिए था कि AD प्लस BC कितना है, +-1। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, द 5 डिजिट नंबर 2a9b1 is a perfect square number. Find the value of a power b-1 plus b power a-1। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग सभी इसको। देखिए सॉल्यूशन, आपको एक नंबर दिया हुआ है बेटा 2a9b1, और ये नंबर कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये नंबर कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जहां पे a और b दो डिजिट्स जो है वो मिसिंग है। आपको नहीं पता a और b की जगह क्या डिजिट है, लेकिन ये पता है कि ये पूरा नंबर कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको वैल्यू चाहिए a पावर b-1 प्लस b पावर a-1। कहने का मतलब आपको अगर a और b दोनों डिजिट्स मिल जाए
आपका काम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 20901 और मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? 29991, क्योंकि 3 डिजिट तो आप बदल ही नहीं सकते, तो फिक्स है ऑलरेडी। तो अगर आप देखें कि ये इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर आते हैं, तो यहां से हमें ये मिलेगा कि भाई ये जो है आपके पास 20901, इसके नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं, और 29991 इसके नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं हम। तो आप ये जब आप परफेक्ट स्क्वायर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि 142 का जो स्क्वायर होता है ना, वो होता है 20164 जो कि इसके नियरेस्ट में ना। और उसके बाद 173 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 29929 सही है, जो कि इसके नियरेस्ट में है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो k की वैल्यू है ना, वह 142 से तो ज्यादा ही होगी। यहां से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो k की वैल्यू है वो 142 से ज्यादा होगी, लेकिन 173 से कम होगी। यहाँ से थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया कि k की वैल्यू कैसी हो सकती है। दूसरी बात, k स्क्वायर के लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब k की जो लास्ट डिजिट होगी ना, वो या तो 1 होगी या 9 होगी। तो हम जो चेक करने वाले हैं यहाँ से, हम चेक करेंगे 149 151 159 161 169 171। ये जो 6 नंबर्स हैं, हम इनके परफेक्ट स्क्वायर निकाल के चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो इस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 161 का जो स्क्वायर होता है, 161 का जो स्क्वायर होता है वो आपको मिलता है 25921, जो कि आपको इस फॉर्म में मिलता है। कहने का मतलब अगर मैं इसको लिख दूं 161 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल जाती है? 2, एंड a की वैल्यू क्या मिल जाती है? 5। सही है। तो अगर मैं a और b की वैल्यू को यहाँ रखूं, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की जगह 5, 2 - 1 प्लस b की जगह 2 पावर 5 - 1, मतलब 5 + 16 21। तो जो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का वो कितना होगा? 21। क्लियर है बात? तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल चलना पड़ेगा। आपको ये पता था कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने देखा कि इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, और इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं। तो फिर आपने यहाँ से अंदाजा लगाया कि भाई ये वैल्यू जो है ना, वो 142 से 173 के बीच होनी चाहिए। दूसरा शॉर्ट आपको यहाँ से मिल गया कि भाई ये लास्ट में अगर 1 है परफेक्ट स्क्वायर के, तो इस के लास्ट में या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो हमने केवल ये 6 नंबर्स हमें मिले जिसको हमने चेक किया, और चेक करने पे हमें मिला कि यहाँ से a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू 2 आ जाएगी, जब आप इस नंबर को क्या ले लेते हो? 161। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कितना है इसका? 21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीजर्स 1 2 3 up to n where n greater than 2 are written on a board. Two numbers mk such that m 1 to n and k 1 to n are removed and the average of the remaining numbers is found to be 17. Then find the maximum value of sum of removed numbers. चलो ट्राई कीजिए इसको फटाफट से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको बोला गया है कि 1 से लेके n तक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें से आपको 2 नंबर हटा लिया आपने। एक नंबर m है और एक नंबर k। आपको नहीं पता वो नंबर्स क्या है, लेकिन वो आपने यहाँ से रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद जो एवरेज बचा है, वो एवरेज आपके पास कितना आता है? 17 आता है। और इन दोनों नंबर्स का सम हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कितना? p मैक्सिमम की वैल्यू आपको चाहिए। रिमूव नंबर्स का मैक्सिमम सम कितना होगा? तो अगर हम बात करें
कि अगर इन दोनों नंबर्स को हटा दिया जाए तो यहाँ से एवरेज क्या मिलेगा अब आपको, इनका सम डायरेक्ट लिख देते हैं। एन नंबर्स का सम कितना था पहले, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, पी इसमें से कम कर दिया, टोटल नंबर्स कितने रह गए, एन माइनस टू, ये एवरेज बचा आपके पास। और ये किसके इक्वल है, 17 के इक्वल है। सही है। अब अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए ना। पी की वैल्यू चाहिए तो हम एक चीज देखें यहाँ पे कि जो नंबर्स हम हटा सकते हैं वो उनका सम मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ताकि उसको पुट करने पे यहाँ 17 भी आए, ये कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें लीस्ट की, तो हम लीस्ट कितना हटा सकते हैं यहाँ से 3, और मैक्सिमम कितना हटा सकते हैं, n और n माइनस वन, मतलब 2n माइनस वन। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू, अगर आप मैक्सिमम पार्ट माइनस कर दो तो एवरेज ये मिलेगा, और मिनिमम पार्ट माइनस कर दो तो आपको एवरेज ये मिलेगा, जबकि आपके पास एवरेज कितना मिलना चाहिए, 17। तो इसका मतलब ये कि अगर आप मिनिमम माइनस करोगे तो सबसे ज्यादा होगा, और ये मैक्सिमम माइनस करोगे तो ये मिनिमम होगा। तो जो एवरेज है ना वो मिनिमम इतना हो सकता है और मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब आपको क्या बोला है कि एवरेज तो 17 है, मतलब 17 जो होगा वो इससे इसके बीच में होगा। अगर यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें तो देखिए, जब इसको इधर ले जाओगे तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस टू, एन माइनस टू 17, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन माइनस सिक्स। कहने का मतलब एन स्क्वायर प्लस एन माइनस सिक्स डिवाइड बाई 2 इंटू एन माइनस टू। अगर इस इनइक्वलिटी को हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो फैक्टराइज करने के बाद ये ऊपर बनेगा n माइनस वन, एन माइनस टू, और n माइनस टू से n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस वन बाई टू। यहाँ से क्या बचेगा n प्लस थ्री एन माइनस टू, तो n प्लस थ्री बाई टू। सही है। अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें और, तो इसको पूरे को इन दोनों से n की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 35 से कम, और यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है, 31 से ज्यादा। कहने का मतलब n की वैल्यू 31 से 35 के बीच होगी। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 32, 33 एंड 34। जब आप n की इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 32 पुट करते हैं तो आपको यहाँ से p की वैल्यू मिलती है 18। जब आप 33 पुट करते हैं तो आपको यहाँ से p की वैल्यू मिलती है 34, और यहाँ से मिलती है 51। ये आप लोग पुट करके देख लेंगे, ठीक है। तो आपको जो p की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 51। 51 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the areas of the four triangles obtained by drawing the diagonals AC and BD of a trapezium. The product of these areas taken two at a time are computed if among of six products so obtained, two products are this and this, determine the square root of maximum possible area of the trapezium. चलो सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन, आपको गिवन है कि एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में अगर मैं डायगोनल्स बना दूं AC एंड BD, तो वो इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सही है। हम इनका एरिया मान लेते हैं, अगर ये एरिया A है और ये लाइन का रेशियो 1:R है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा AR। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट P जो है ना वो CA को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:R में, तो ये एरिया भी 1R में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा चारों एरिया में। तो हमने इसको A माना है, तो ये कितना आ जाएगा AR आ जाएगा। अच्छा, इस कंडीशन में अगर बात करूँ मैं, तो ट्रेपेजियम में हमें पता है दोनों पार्ट सेम होते हैं, ये AR होगा तो ये भी कितना हो जाएगा AR। प्लस हमें एक चीज पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में अगर आप दोनों डायगोनल बना देते हैं तो ये जो चार ट्राइंगल बनते हैं इनके अपोजिट ट्राइंगल्स के एरिया का जो प्रोडक्ट आता है वो बराबर आता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा AR स्क्वायर। सही है।
तो आपके पास जब आपने डायगोनल बनाया है यहाँ पे, तो जो 4 ट्राइंगल्स मिलते हैं ना, उसमें 3 डिफरेंट टाइप के एरियाज आपके पास आते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप दो के प्रोडक्ट को एक साथ लें तो आपके पास जो 6 एरिया आएंगे। अच्छा देखो, दो के प्रोडक्ट को आप अगर एक साथ लेते हो तो आपके पास कौन कौन से 6 एरिया आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जब आप ए को ए आर से करोगे तो ए स्क्वायर आर, ए को इससे करोगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो वापस फिर ए स्क्वायर आर रिपीट हो जाएगा जस्ट, है ना। फिर आप इसको इससे करोगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे तो कर चुके ऑलरेडी, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और लास्ट इसको इससे करोगे तो ए स्क्वायर आर क्यूब। तो आपके पास जो ये 6 डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं, डिफरेंट नहीं है इसमें से, है ना, दो सेम है। ये ए स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर आर यहाँ पे भी है, ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, और ये दोनों यहाँ पे है। तो इन 6 में से कोई भी 2 एरियाज आपके पास हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, 1296 एंड 576। कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके दो के लेने पे, इस पे जो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, एक ए स्क्वायर आर, एक ए स्क्वायर आर स्क्वायर, एक ए स्क्वायर आर क्यूब, इसी में से कोई 2 वैल्यूज गिवन है आपको वो। तो आपको बोला कि इस ट्रेपीजियम का मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ एबीसीडी, देखो ए प्लस 2AR प्लस 2AR स्क्वायर, ए प्लस 2AR प्लस AR स्क्वायर, ए कॉमन ले लूं तो R प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इस ट्रेपीजियम का एरिया बनता है। सही है। अब आपको 2 वैल्यूज पता है ना, तो यहां से हम केस बना लेते हैं। पहला केस, हम क्या मानते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है ये तो है आपके पास 576, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है या सेकंड वाली वैल्यू है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये दे रखी है आपको 1296। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1296 अपॉन 576, ये 9/4 के इक्वल है। अब आप आर की वैल्यू को पुट करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, ए की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 16 रख दीजिए। जब आप यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे ना, तो 4/9 इधर जाके डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा फाइनली आपके पास, 16 आ जाएगा ये। तो अब आपसे पूछा है टोटल एरिया के बारे में, तो इस कंडीशन में आप एरिया निकाल लो, ए इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 16 इंटू आर प्लस 1 13/4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169। तो अगर आप पहला केस लेते हैं जिसमें इसकी वैल्यू ये 576 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू को 1296 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो ट्रेपीजियम का एरिया आएगा वो कितना आएगा 169। केस 2 ले लो और सिमिलर टाइप से आप एरिया निकाल लो। केस 2 में आप क्या करोगे कि ए स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू तो ले लीजिए 576, और ए स्क्वायर आर क्यूब, इसकी वैल्यू को ले लीजिए 1296, और यहाँ से आप आर और ए की वैल्यू निकाल के पुट कीजिए, तो यहाँ से जो एरिया आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 122 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी। सही है भाई। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9/4 आएगी, तो आर की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 3/2। आर को पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे और एरिया निकाल लेंगे, तो वो कितना जाएगा 122 पॉइंट समथिंग। केस 3 आप लेंगे इसमें, उसमें आप क्या करेंगे कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर को तो लेंगे 576, और ए स्क्वायर आर क्यूब को लेंगे 1296, और यहाँ से एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से जो एरिया आएगा ना आपके पास, आप कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट इसको, ये आ जाएगा 113.77। तो तीनों केस में आपको ट्राइंगल का इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल गया, ट्रेपीजियम का। आपको क्या बोला गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे एरिया का स्क्वायर, यहाँ पे जो एरिया आ रहा है आपके पास ए इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर, वो कितना आ रहा है 169, और यहाँ पे जो आ रहा है वो 122 पॉइंट समथिंग, और ये आ रहा है।
आपको क्या पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है वो कितना है 169, इसका स्क्वायर रूट आपको चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा जस्ट 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लेट a एंड b नेचुरल नंबर्स such that 2a minus b, a minus 2b and a plus b are all distinct squares. What is the smallest possible value of b? चलो ट्राई करो उसको। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको गिवन है कि 2a माइनस बी, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसको मान लो एक बार के लिए के स्क्वायर, a माइनस 2b ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मान लेते हैं एम स्क्वायर, एंड a प्लस बी इसको मान लेते हैं एन स्क्वायर। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और डिफरेंट स्क्वायर्स है ना। तो आपको बोला है कि b की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, है ना, b स्मॉलेस्ट कितना होगा। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 2a माइनस बी, जो कि किसके बराबर है के स्क्वायर के। मतलब एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर कितना आ गया के स्क्वायर। अच्छा आपको b की वैल्यू चाहिए, तो b के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैं वैल्यू निकालता हूँ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की, तो वो कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3b। तो यहाँ से मुझे एक चीज दिखती है कि एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ना वो 3 का मल्टीपल है। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कैसा है 3 का मल्टीपल है, प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपको बी स्मॉलेस्ट चाहिए, तो बी स्मॉलेस्ट कब होगा जब इन दोनों स्क्वायर का डिफरेंस कैसा हो, इन दोनों स्क्वायर का डिफरेंस कैसा हो, स्मॉलेस्ट हो। सही है, तो अब हम जरा सोचें यहाँ से कि इसकी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं इसको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए। सपोज आप अगर n की वैल्यू को ले लो, ये 2 का स्क्वायर बना दो और ये 1 का स्क्वायर बना दो, तो ये कितना बन गया 3 इंटू 1। लेकिन क्या 2 1 1 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं क्या यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ से n की वैल्यू ले लेते हो 2 और m की वैल्यू ले लेते हो 1, तो क्या एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। ऐसे फिर आप इसको तो कंसिडर ही नहीं करोगे, नेक्स्ट केस लोगे, आप 2 की वैल्यू क्या रख के देखोगे 3 रख के, n की वैल्यू क्या रख के देखोगे 3 रख के देखोगे, फिर 4 रख के चेक करोगे। तो जब आप इस टाइप से आप चेक करोगे ना चीजों को, तो आपको जो लीस्ट वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आता है 15 का स्क्वायर आता है। इस बीच आपको और भी कई पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेंगे, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है बी की, ये जो इनका डिफरेंस है वो उस कंडीशन में आपको स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा। सही है, तो यहां से हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3b, 144 माइनस 81 3b, तो 3b इक्वल्स टू 63। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से 21। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आज के आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि एन और एम के सी क्या वैल्यू रखे ताकि उनका डिफरेंस कैसा जाए 3 का मल्टीपल हो, प्लस वो यहाँ पे आके प्लस में आने के बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बनाए। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर all 6-digit numbers of the form ABC CBA where B is odd number. Determine the number of all such 6-digit numbers that are divisible by 7. ट्राई कर लीजिए सभी लोग इसको, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको गिवन है कि A B C C B A ये एक 6 डिजिट नंबर है
ये एक कैसा नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, जहां पे बी कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है। आपको पता करना है कि ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर पॉसिबल है जो कि 7 से डिविजिबल है। सही है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस नंबर को एक्सपांड कर देता हूं, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, इसको डायरेक्ट तो 7 से डिवाइड करके कैसे चेक करोगे, तो इसको एक्सपांड करता है। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 ए, सही है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे इधर, प्लस 1 0 0 1 बी, ये दोनों वाले पार्ट ऐड होंगे, प्लस प्लस यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 1 0 0 सी। इसको एक्सपांड करने पे आपको ये मिल जाएगा। आपको चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड है, तो उस कंडीशन में ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है। एक बार बताओ, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो देखो रिमाइंडर क्या बचता है मेरे पास। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 3 20 हो जाएगा, 20 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे 2 0 2 0, फिर डिवाइड करेंगे 6 0, और 56 4 1 6 ए बचेगा यहाँ से रिमाइंडर, है ना। ये 7 का मल्टीपल है प्लस 6 ए है, ये तो 7 का मल्टीपल है ऑलरेडी। अच्छा, ये जो चीज है, जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो ये 7 का मल्टीपल प्लस सी है, तो 7 से डिवाइड हो जाए ये नंबर, उसके लिए ये जरूरी है कि 6a प्लस सी भी कैसा हो, 6a प्लस सी भी कैसा हो, डिविजिबल बाय 7। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, 7a माइनस a प्लस सी, ये तो 7 से डिविजिबल है सही, c माइनस a कैसा होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब c माइनस a 7 से डिविजिबल हो, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है, -7 +7 और 0, ये 3 केस पॉसिबल है। अगर c माइनस ए 7 से डिविजिबल है तो c माइनस ए की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, -7 7 और 0। अच्छा देखो, -7 कब कब आ सकती है, जब c की वैल्यू क्या आ जाए, c 0 तो हो ही सकता है क्योंकि बीच में तो, और a 7 आ जाए, ये 1 आ जाए, ये 8 आ जाए, ये 2 आ जाए, ये 9 आ जाए। अच्छा, +7 कब कब आ सकता है, ये 8 आ जाए, ये 1 आ जाए, इस वाले केस में ये 9 आ जाए, ये 2 आ जाए। अच्छा, ये 7 और ये 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, नंबर 6 डिजिट का है। तो यहां से टोटल केस कितने हो गए इन दोनों से, 5। उसके अलावा c इक्वल्स टू a आ जाए, तो इस कंडीशन में तो 1 1 पॉसिबल है, 2 2 पॉसिबल है, केवल 0 पॉसिबल नहीं है। ऐसे कहां तक पॉसिबल है, 9 9 तक। तो a और c के टोटल कितने पेयर्स पॉसिबल है, a और c की बात करो तो कितने पेयर पॉसिबल है, 14 पेयर पॉसिबल है। अब इनके रेस्पेक्ट में जैसे आप b की वैल्यू को चेंज करोगे तो नंबर ऑफ नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे। b की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, b एक ओड नंबर है, तो b जो है वह आपके पास 1 वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है, 5 ले सकता है, 7 ले सकता है, 9 ले सकता है। b ये 5 वैल्यू ले सकता है। तो हर केस में आप अगर b की वैल्यू को पुट करोगे तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो टोटल नंबर्स जो आपको मिलेंगे यहाँ से वो कितने हो जाएंगे, 14 इंटू 5 70। टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे, 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट abc be a 3-digit number with non-zero digit such that a square plus b square equals to c square. What is the largest possible prime factor of abc? देखिए, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए सभी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। abc जो कि एक 3 डिजिट का नंबर है, abc जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, इसकी जो तीनों डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और इस रूल को फॉलो करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कहने का मतलब एबीसी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, और हमें पता है कि एबीसी की वैल्यू कैसी हो सकती है, 0 तो हो ही नहीं सकती, नॉन डिजिट है, 1 से 9 हो सकती है। तो 1 से 9 में ऐसी कौन कौन सी डिजिट्स है
जो कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करती है। तो केवल एकमात्र पेयर मिलता है आपको यहाँ से 3 4 5, एकमात्र पेयर मिलता है यहाँ से आपको 3 4 5। तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 3 4 5 या 4 3 5। तो जो दो नंबर्स आपको मिलेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो 345 या 435। सही है। आपको बोला गया है कि जो नंबर्स हैं इनमें लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 5, जिसको डिवाइड करोगे 6 टाइम्स 9 टाइम्स, तो 5 इंटू 3 इंटू 23। और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 87 या 5 इंटू 3 इंटू 29। तो अगर आप चेक करें तो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या रहा है, 29। 29 इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर एबीसी। ठीक है, 29 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विद ए लेस देन बी एंड ए एंड बी आर greater than equals to 100 and less than 1000 satisfy GCD of a comma b ratio LCM of a comma b is 1 ratio 495। मतलब आपको ये पता करना है कि a comma b के ऐसे कितने पेयर्स हैं जहाँ पे a और b की जो वैल्यूज है वह 100 से 1000 के बीच आती है, प्लस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको गिवन है जीसीडी का मतलब जस्ट एचसीएफ ही होता है, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 495। कहने का मतलब आप यहाँ से एलसीएम ऑफ ए कोमा बी को क्या ले सकते हो, 495 इंटू एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। सही है। अब हमें यहाँ से एक चीज पता है कि भाई दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एलसीएम के और इन दोनों के एचसीएफ के प्रोडक्ट के। अब यहां से मैं एलसीएम ऑफ ए कोमा बी को क्या लिख सकता हूं, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा इंटू 495। अगर 495 का फैक्टराइजेशन करके देखें तो हमें मिलता है यहां से 9 इंटू 5 इंटू 11। और आपको एक चीज ये भी गिवन है कि ए जो है ना वो बी से कम है, तो इसको भी आगे ध्यान रखेंगे। अब आप इसको ना थोड़ा सा इस टाइप से ब्रेक कर लीजिए, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू बी एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल्स टू 9 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 1। अब यहां से देखिए एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी जो है वो ए को डिवाइड करेगा पक्का, ऐसे एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी बी को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर होना चाहिए और ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कुछ केसेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम पहला केस बनाते हैं कि भाई मान लीजिए ए अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी आ रही है, 1, और बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 इंटू 5 इंटू 11। सही है। अब एक चीज देखिए आप, एक केस अच्छे से समझ लिए, बाकी फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी है और बी की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 5 इंटू 11 इंटू एचसीएफ ऑफ
ए कोमा बी। अब आप अगर HCF ऑफ ए कोमा बी की वैल्यू सपोज 1 रखते हैं, 1 रखोगे तो ए की वैल्यू वापस 1 आ जाएगी, जबकि आपको गिवन है कि ए की वैल्यू तो 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू तो 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप अगर इसकी वैल्यू को 100 से ज़्यादा रख दोगे या 100 भी रख दोगे तो उस कंडीशन में ये नंबर जो है वो 1000 के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तो HCF ऑफ AB की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, और HCF ऑफ AB की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो फिर यहाँ से कोई ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे केस 2 बनाते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं कि A की वैल्यू तो A अपॉन जो HCF ऑफ AB लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ले लेते हैं 9, तो A क्या जाएगा 9 इंटू HCF ऑफ AB और B कितना जाएगा, अगर ये 9 हो गया तो 55 इंटू HCF ऑफ AB। अब यहां से अगर आप देखें तो A की HCF ऑफ AB की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, A की वैल्यू आपको 100 से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब अगर आप इसको 11 भी रखते हो तब भी ये 19 देता है, तो A की HCF ऑफ AB की जो वैल्यू है ना वह आपको मिनिमम क्या रखनी पड़ेगी 12। जैसे आप 12 रखोगे और फिर इसके अंदर रख के देखोगे 55 के अंदर, 55 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वैल्यू भी 1000 से कम देनी चाहिए, है ना, तभी जाके आप इसको कंसीडर कर पाओगे, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो जब आप इसे चेक करोगे ना तो 12, 13, 14 अप टू 18 ये कुछ वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे आप 18 से ज़्यादा चले जाओगे तो ये वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, और 1000 से ज़्यादा वैल्यू आपको लेनी नहीं है, इस वजह से आप इसके आगे वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करोगे। तो यहाँ से जो HCF की वैल्यू मिलेगी वो 12 से लेके 18 तक मिलेगी, और 12 से लेके 18 तक टोटल केस आपके पास कितने आ जाएंगे 7, तो 7 पेयर तो आपके पास ये पॉसिबल है। इसके अलावा केस 3 भी ले लेते हैं, यहाँ से इधर लिख लेते हैं। देखो केस 3 जो आप बनाओगे उसमें आप A अपॉन HCF की जो वैल्यू लोगे, A अपॉन HCF की जो वैल्यू लोगे वो क्या ले लोगे 11। अगर आपने इसको 11 ले लिया तो B अपॉन HCF की वैल्यू आप क्या लोगे, इसको 11 ले लिया तो आप इसको 45। तो यहां से जो HCF की पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आएगी वो आ जाएगी 10 से लेके 22 तक। देखो अगर आप 10 रखते हो ना तो 10 रखते हैं ये कितना आ जाएगा 110, 10 से कम रखोगे तो 99 रह जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और 10 यहाँ रखते हो तो आपको क्या मिलेगा 450, तो ये भी सही है। अब 22 से अगर आप ऊपर चले जाओगे ना तो फिर ये वैल्यू 1000 के ऊपर चली जाएगी, इस वजह से टोटल केस यहाँ से कितने आ गए 13 केस यहाँ से पॉसिबल है। उसके अलावा एक केस आप और बना सकते हो, यहाँ पे क्या बना सकते हो, जब A अपॉन HCF की वैल्यू को आप कितना ले लो 5, और B अपॉन HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 ले लिया तो 99। अब एक बात देखो, इसको 100 बनाने के लिए मिनिमम कितना रखना पड़ेगा HCF को 20, इसको 20 रख दोगे तो ये 1000 के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से भी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब टोटल केसेस जो मिले हमें वो कितने मिले 13 केस तो यहाँ से मिले और 7 केस यहाँ से मिले, तो टोटल केसेस जो आ जाएंगे ना वो कितने आ जाएंगे 20 केसेस आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।